चाहूँगा कि बलूचिस्तान की कहानी सिर्फ एक भूभाग की नहीं है। यह उस पहचान, संघर्ष और स्वतंत्रता की इच्छा की कहानी है जिसे सदियों से दबाया गया है। हाल ही में हमने देखा कि बलूचिस्तान ने खुद को एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दिया है, पर किसी भी देश को पहचान तभी मिलती है जब उसे इंटरनेशनली रिकॉग्निशन मिलता है। विश्व के अलग अलग देश उसे रिकॉग्नाइज करते हैं। तो किसी भी देश को रिकॉग्निशन तभी मिलती है जब वो इन 4 पॉइंट्स को फॉलो करते हैं, जिसमें पहला है कि यार परमानेंट पॉपुलेशन उस टेरिटरी की होनी चाहिए, डिफाइंड बॉर्डर होना चाहिए, वहाँ की खुद की गवर्नमेंट होनी चाहिए और डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बांग्लादेश जो कि 1971 में आज़ाद हो चुका था, लेकिन इसे इंटरनेशनली और यूएन से रिकॉग्निशन मिलने में एक नए देश के रूप में 3 से 4 साल लगे थे, जो कि काफ़ी चैलेंजिंग था बांग्लादेश के लिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी देश को यदि यूएन से रिकॉग्निशन नहीं मिले तो उसे इंटरनेशनली पहचान नहीं मिलती है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है ताइवान जो कि ईस्ट एशिया का एक उभरता हुआ इकोनॉमी और डेमोक्रेटिक कंट्री है। उसे कई देशों ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है और ताइवान उन 4 पॉइंट्स को भी कवर करता है जो एक देश को एक नए देश के रूप में कवर करना चाहिए। बट ड्यू टू अपोजिशन ऑफ चाइना, ताइवान को एक नए कंट्री के रूप में यूएन से रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। तो आखिर एक नए देश को यूएन से रिकॉग्निशन मिलने का प्रोसेस क्या होता है? देखो, सबसे पहले फॉर्मल एप्लीकेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास जाता है, जिसमें 15 में से 9 वोट हाँ में होना चाहिए और कोई वीटो नहीं लगना चाहिए। और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसमें जनरल असेंबली में टू थर्ड मेजोरिटी मिलनी चाहिए उस देश के पक्ष में, तब जा कर के किसी एक नए कंट्री को यूएन से रिकॉग्निशन मिलता है। तो आखिर में बलूचिस्तान के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि बलूचिस्तान की कहानी सिर्फ एक भूभाग की नहीं है। यह उस पहचान, संघर्ष और स्वतंत्रता की इच्छा की कहानी है जिसे सदियों से दबाया गया है। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है कि क्या बलूचिस्तान को एक नए देश के रूप में रिकॉग्निशन मिलेगा? कमेंट करना नहीं भूलिएगा।